दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो से मैं यूनुस खान बोल रहा हूं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर रिटायर्ड और उनकी पत्नी श्रीमती विनीता बहादुर। हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और फौजियों के रेडियो से जुड़ाव के बारे में उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। सर नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद यूनुस भाई, बोलिए। अब बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी संपन्न हुआ है और भारत की तीनों सेनाओं ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में सर? ये एक तो धन्यवाद जो आपने मेरे को ऑल इंडिया रेडियो पर बुलाया। ऑप सिंदूर एक तरह से ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आगे कार्यवाही होती है। दूसरी बात, जो ये 4 दिन की छोटी लड़ाई एक तरह से कहना चाहिए, इसके बारे में बहुत इंटेंस थी। 2-2 घंटे के पीरियड्स में जो कार्यवाही होती थी वो बहुत ही इंटेंस होती थी। और जिस तरह से आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से हुआ, जो उनके यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, मिसाइल, जिस तरह से वो हमारे पे प्रहार कर रहे थे और जिस तरह से हमारे डिफेंसेस ने उनका सामना किया, उनको गिराया, और लगभग ये कहना सही होगा कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन अपने टारगेट पे नहीं लगा जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतीय सशस्त्र सेनाओं की। और जब मैं सशस्त्र सेनाएं कहता हूं, वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साथ में बीएसएफ के जवान भी, जो कि बॉर्डर पे तैनात है। बिल्कुल सर। और ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर ऑपरेशंस हैं उनका अपना महत्व है और आप रिटायर्ड एवीएम हैं, इस बारे में हमें बताएं सर। ये भारतीय वायुसेना के पास एक सिस्टम है जो कि कुछ पिछले सालों में हम लोगों ने बनाया है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS जी। पहले क्या होता था कि तीनों सेनाओं का अपना अपना रेडार होता था, अपने अपने रेडार की पिक्चर आती थी और वो उसके बाद कार्यवाही की जाती थी। पर ये IACCS के साथ ये सभी रेडार की पिक्चर जो है एक प्लेटफॉर्म पे आती है, IACCS पे। तो जो फाइटर कंट्रोलर होते हैं उनके सामने एक बिल्कुल सामने एक पिक्चर होती है, लिटरली बड़े स्क्रीन पर। वो स्क्रीन दिखाया गया था हमारे DGMO की ब्रीफिंग में। उस पे साफ नजर आता है कि कहाँ से प्रहार आ रहा है और किस वेपन सिस्टम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसको गिराने के लिए। तो ये IACCS की उपलब्धि हुई है इस साल, और हमने देखा कि वो क्या कमाल का सिस्टम है जो हमने डेवलप किया है। और जब इस तरह की लड़ाई होती है तो इसमें वायुसेना की अगर बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल वाले, रेडार्स, ये सब एक साथ जुड़े होते हैं। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि साथ में जब युद्ध हो रहा है, ध्यान रहे कि मैसेज चलती रहती है, खाना बनता रहता है, मेडिकल वाले जो है वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये एक ग्रुप एक्शन है जो होता है। जी बिल्कुल। इस लड़ाई में ड्रोन और मिसाइल्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ड्रोन बहुत देखे गए थे, तो इस बारे में आप बताएं कि ये कितने खतरनाक थे। जैसा कि हमने मीडिया में पढ़ा है, जो ड्रोन्स आए थे 300 से 400 एक पर्टिकुलर रात को, आई थिंक 8 तारीख या 9 तारीख की रात को 300 से 400 एक साथ, इसको स्वॉर्म ड्रोन्स बोलते हैं, एक साथ प्रहार करना, जिससे कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाए, कि वो इतने सारा टारगेट दिखे कि कुछ कर ना पाए। लेकिन इसमें कई ड्रोन्स जो होते हैं वो उसमें कोई बम नहीं होता है और कुछ में होता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए मारे जाते हैं। ड्रोन वॉरफेयर जो है अब क्योंकि ये ऑटोमेशन हो गया है, ऑटोमेटिक उनका गाइडेंस अब होने लगा है, तो ये एक तरह से भविष्य की जो लड़ाइयाँ होंगी उसमें ड्रोन्स का बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। पर ये कहना गलत होगा कि जो मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें कि मनुष्य जाते हैं, जो पायलट्स जाते हैं, कि उनका रोल कम हो जाएगा। कम रोल नहीं होगा। एक अचानक हुई लड़ाई जिसमें एकदम से फौज के सामने चैलेंज आ जाता है। हमारे जवान हैं फौज के, तीनों सेनाओं के, वो कितने मुस्तैद और तैयार रहते हैं कि फौरन इस तरह की मुसीबतों का डटकर सामना किया जाए और जोरदार जवाब दिया जाए। देखिए, जो पीस टाइम होता है, जब युद्ध के बादल नहीं मंडरा रहे हैं, तो एक जो अलर्ट पोस्चर होता है वो नीचे होता है, लोअर अलर्ट पोस्चर होता है,
लोग हमेशा मुस्तैदी से रहते हैं, तैनात रहते हैं, उतना एक्टिविटी नहीं होती है, जबकि अलर्ट लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो जब ये पहलगाम में टेरेबल अटैक हुआ हमारे टूरिस्ट्स का, उस समय इमीडिएटली जो है एकदम से अलर्ट लेवल बढ़ गया होगा और एयरफील्ड्स पे जहाज, नेवी के शिप्स और आर्मी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिट्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, हायर अलर्ट स्टेटस पे आ जाते हैं और वो उनके जो प्रेपरेशन है वो चालू हो जाता है कि जैसे सरकार कहे वो बॉर्डर पे जाए और जो उनके प्लान्स हैं उनको एक्शन में लाए। तो इस हिसाब से जो है अलर्ट स्टेटस धीरे धीरे बढ़ता है, कई बार एकदम से बढ़ जाता है, जैसे कि इस बार पहलगाम के अटैक से हुआ, किसी को पता नहीं था। पर वो जो मिनिमम अलर्ट स्टेटस से हम लोग, जो हमारे पास करीब 10-12 दिन थे, जिसके बाद हमने स्ट्राइक किया 7 तारीख की सुबह, उस पीरियड में, उस समय में हमारा अलर्ट स्टेटस बढ़ा होगा, प्रैक्टिसेस चालू हो गई होंगी और जो प्लान्स बनाए गए हैं उनको, जिसको कहते हैं रिफाइन करते हैं, वो किए गए। मैंने आपका एक लेख पढ़ा जिसमें आपने रेडियो के बारे में बहुत ही शिद्दत से लिखा है और उसे पढ़कर हम लोगों ने खुद को बहुत खुशनसीब माना कि हम अपने फौजियों की इस तरह से सेवा कर पा रहे हैं कि वो मुश्किल इलाकों में तैनात रहते हैं और हमारी आवाज़ें, हमारे द्वारा बजाए गए गाने, आकाशवाणी के गाने, विविध भारती के गाने सुकून देते हैं। रेडियो से अपने जुड़ाव के बारे में और साथ में अपने पसंदीदा गाने के बारे में हमें बताइएगा सर। देखिए, वो जो मैंने लेख लिखा था वो दिल से निकला हुआ है। बिल्कुल। और उसका जो शीर्षक है वो है व्हेन रोमांस वाज इन द एयर, और एयर मतलब कैपिटल में ऑल इंडिया रेडियो जी। तो ये जो मैंने लिखा है वो मेरे लड़कपन की बात है, एक तरह से कह सकते हैं, जब मैं यंगस्टर था, 22 साल का जी, और ले गया था फर्स्ट टाइम पोस्टिंग पे, डिटैचमेंट पे। तो रात को हमारे पास उस समय तो ऑब्वियसली सिर्फ ट्रांजिस्टर था जी, और कम्युनिकेशन का सिर्फ चिट्ठियां जाती थी जी। टेलीफोन तो दूर की बात थे ही नहीं। तो ऑल इंडिया रेडियो एक माध्यम था जिसके हम अपने घर वालों से एक तरह से संपर्क में रहते थे, और वो संपर्क और भी करीब नजदीक हो जाता था, थोड़ा इमोशनल हो जाता था शाम को, जब ऑल इंडिया रेडियो का छाया गीत प्रोग्राम आता था। क्या बात रात को 10 बजे। जी जी। उस अंधेरे में, लेह के अंधेरे में, बुखारी जो कि एक हीटर है, केरोसिन हीटर, वो चल रहा है जी, और उसमें मोहम्मद रफी, आशा भोसले के लव सॉन्ग्स आते हैं जनरली छाया गीत में जी। वो घर की याद दिला देता। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। तो कौन से आपके फेवरेट गाने हैं जिनमें से एक यहाँ हम प्ले कर सकें? जी, तो उसी टाइम की बात है, 1978 की, जब मेरा एंगेजमेंट हुआ। उस समय एक गाना फेवरेट था हमारा जी, कि हेमंत कुमार का तुम पुकार लो, खामोशी फिल्म से। क्या बात है, क्या बात है। तो ये याददाश्त है जनाब की जो आती रहती है, अभी भी आती है। वाह वाह वाह, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, खामोशी फिल्म, गुलजार साहब के बोल, हेमंत कुमार की धुन। तो शानदार गाना है, ये गाना आपको सुनवाते हैं।
कितनी रात हम होठ पे लिए हुए, दिल की बात हम जागते रहेंगे, और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। रात ये करार की बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है। जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, हम मैडम से भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हेलो, विनीता जी नमस्ते, मैं विविध भारती से यूनुस खान बोल रहा हूँ। नमस्ते यूनुस खान। मुझे आपसे बात करके, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का आपका रेडियो से जुड़ाव रहा है, हमें बताएं। रेडियो का जुड़ाव तो जब से होश संभाला है तब से रहा है, आकाशवाणी के साथ। और 1965 का जो वॉर हुआ था जी, उस टाइम पे मैं छोटी थी, बट मुझे याद है जी, स्पेशल प्रोग्राम्स आते थे और फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम आना शुरू हुआ था, जयमाला। जी, जी, तो वो तो मतलब बिल्कुल सबका फेवरेट था हम लोगों का। जी। और जैसे जैसे बड़े होते थे, रेडियो ही था हमारा मनोरंजन का साधन। टीवी तो बहुत बाद में आया है। जी बिल्कुल। और अभी सर ने भी बताया कि किस तरह से जब एंगेजमेंट हुई थी तो तुम पुकार लो बड़ा फेवरेट गाना था। हमने उनकी फरमाइश पर वो गाना सुनवाया भी। आपके भी कुछ फेवरेट गाने रहे होंगे? अगर आप वो वाला गाना बजा सकते हैं, शराबी का, इंतहा हो गई इंतजार की। क्या बात है, एक सच्चे इंतजार की बात है ये। हाँ, इंतजार तो बहुत किया है मैंने। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। जी क्योंकि हम लोग जो एयरफोर्स फैमिलीज होती हैं, जी, स्पेशली पायलट्स की जो फैमिलीज होती हैं, पायलट्स का तो कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक बहुत इंतजार में टाइम लगता है। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, पता नहीं है कब जाना है, कब आएंगे वापस। जी। 1 दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, या 1 महीने के बाद आएंगे, ये भी कई बार नहीं पता होता था। जी बिल्कुल। तो और कहाँ जा रहे हैं, तो काफी मतलब अनसर्टेन सा शेड्यूल होता था। तो फैमिलीज तो इंतजार करती थी
बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, इसीलिए आपने इस गाने की फरमाइश की। बहुत हाँ, अच्छे गाने मेरा की। फेवरेट सॉन्ग है वो। मैडम, जब युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं और एक फौजी की पत्नी होने के नाते कैसा महसूस होता है जब पति को रणभूमि की तरफ कूच करना पड़ता है? मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत कठिन समय होता है। हम लोग बहुत ब्रेव फेसेस लेकर के अपने हस्बैंड्स को, परिवार के जनों को विदा करते हैं, लेकिन दिल में एक घबराहट, एक टेंशन वो तो रहता है। अभी आपने मेरी वाइफ विनीता के व्यूज सुने और ये बिल्कुल 100% सच बात है। हम फौजी, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी यूनिफॉर्म पहनता है, आधे से ज्यादा श्रेय उनकी जो काम होता है वो फैमिली को जाता है, वाइफ को जाता है, बच्चों को जाता है। तो जो सपोर्ट फैमिली से मिलता है उसके बिना हम लोग बॉर्डर पे मुस्तैदी से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, रिटायर्ड, और विनीता जी हमसे बात करने के लिए और अपने जज्बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। ये थी एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, रिटायर्ड, और उनकी पत्नी श्रीमती विनीता बहादुर से फोन पर की गई एक बातचीत।